तो यहां पर एक छोटी सी डेफिनेशन की बात हमें करना है, नोट पॉइंट में लिखेगा, राइट ए नोट हियर। नोट लिखेंगे हैजार्ड्स, एक टर्म हम यूज करते हैं हैजार्ड्स। अभी जब न्यूमेरिकल्स में कराऊंगा आपको इसके के मैप के, तो वहां पर ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे हैजार्ड्स। हैजार्ड्स का मतलब क्या है? हैजार्ड्स मींस अनडिजायर्ड चेंजेस इन द आउटपुट ऑफ द लॉजिक सर्किट ड्यू टू प्रोपगेशन डिले इन द लॉजिक गेट्स। यानी कि लिख लें पहले इसको, अनडिजायर्ड चेंजेस इन द आउटपुट of logic circuit due to propagation delay in the logic gate, लॉजिक गेट्स में प्रोपगेशन डिले होने की वजह से, यानी कि हम जो इनपुट भेजते हैं किसी भी लॉजिक गेट को, वो ऐसा नहीं होता ना कि एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाए, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो ऑब्वियस है कि वहां पर आउटपुट के अंदर जो अनडिजायर्ड चेंजेस हो रहे हैं, और वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लॉजिक गेट्स आर हैविंग सम प्रोपगेशन डिले। तो उस अनडिजायर्ड चेंजेस को, अनडिजायर्ड का मतलब है कि हम नहीं चाहते कि वो चेंजेस हों, लेकिन दे आर हैपनिंग, सो दैट हम उन्हें बोलते हैं अनडिजायर्ड। तो अनडिजायर्ड चेंजेस किस वजह से हो रहे हैं? प्रोपगेशन डिले की वजह से हो रहे हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं हैजार्ड्स। ओके, हैजार्ड्स को हम क्लासिफाई करते हैं 3 टाइप्स में। 3 तरह के हैजार्ड्स की यहां पर हम बात करेंगे। हैजार्ड्स will be classified under 3 different categories. फर्स्ट होता है स्टैटिक हैजर्ड्स। पहला क्या है? स्टैटिक हैजर्ड्स। दूसरा है डायनामिक हैजर्ड्स, एंड द थर्ड वन इज इसेंशियल हैजर्ड्स। कौन सा? इसेंशियल हैजर्ड्स। स्टैटिक हैजर्ड्स, डायनामिक हैजर्ड्स एंड इसेंशियल हैजर्ड्स। अब अगर मैं यहां तक बोलूं आपसे कि स्टैटिक हैजर्ड्स कहां होते हैं, तो स्टैटिक हैजर्ड्स होते हैं अकर्स इन 2 लेवल कॉम्बिनेशनल सर्किट। 2 लेवल कॉम्बिनेशनल सर्किट। 2 लेवल्स में जैसे हमने मान लीजिए एग्जीक्यूट कराया ए बी प्लस सी डी को, तो ए बी प्लस सी डी में ए बी ऑपरेशन पहले होगा, एंड ऑपरेशन होगा, ओके, सी डी ऑपरेशन होगा एक लेवल पर, दूसरे लेवल पे जाके और ऑपरेशन होगा, तो हम उससे बोलते हैं 2 लेवल सर्किट। तो ये जो स्टैटिक हैजर्ड्स हैं वो कहां पर होते हैं? अकर्स इन द 2 लेवल कॉम्बिनेशनल सर्किट। डायनेमिक हैजर्ड जो है वो अकर्स होते हैं इन मल्टी लेवल, यानी कि मल्टी लेवल का मतलब क्या होगा? मोर देन 2 लेवल्स, मल्टी लेवल्स कॉम्बिनेशनल सर्किट, मल्टी लेवल कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब आपके दिमाग में आया होगा कि मैंने 2 लेवल ही पहले क्यों बोला, 1 लेवल में नहीं हो सकता क्या? नहीं होगा। क्यों होगा 1 लेवल में? दे आर प्रोपेगेटिंग साइमल्टेनियसली, सो ऑब्वियसली एक बार में ही सिग्नल क्या हो जाएगा? एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो देयर इज अ वेरी लीस्ट चांस, इनफैक्ट देयर इज नो चांस ऑफ अकरिंग हैजर्ड्स इन द 1 लेवल सर्किट। तो जब भी हम बात करते हैं इसकी, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम बात करते हैं इसकी 2 लेवल में, और या फिर डायनामिक हैजर्ड्स की हम जब बात कर रहे हैं तो हम बोलते हैं इसे अकर्स इन मल्टी लेवल। ये कहां पर होता है? मल्टी लेवल्स में होता है। इसेंशियल हैजर्ड कहां पर होता है? इसेंशियल हैजर्ड्स अकर्स इन asynchronous sequential circuits। एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर से मान लीजिए आपने एक सिंपल काउंटर का एग्जांपल लिया,
तो असिंक्रोनस काउंटर किसको हम बोलेंगे? जिसमें जो फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं वो सभी फ्लिप फ्लॉप अलग अलग टाइम पर ऑपरेट हो रहे हैं, यानी कि उनका जो ट्रिगर सिग्नल है, जो क्लॉक पल्स हम उनको दे रहे हैं ट्रिगर करने के लिए, वो साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं। तो ऐसे फ्लिप फ्लॉप्स को या ऐसे काउंटर सर्किट को हम बोलते हैं असिंक्रोनाइज्ड सर्किट। क्लियर? तो असिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर क्या होता है? एसेंशियल हैजर्ड्स होता है। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? स्टैटिक एंड डायनेमिक हैजर्ड्स की। तो इनको रिमूव करना पॉसिबल है, यानी कि हम चाहें तो वी कैन रिमूव देम, यानी कि इट इज पॉसिबल टू रिमूव स्टैटिक एंड डायनेमिक हैजर्ड्स। यानी कि स्टैटिक हैजर्ड्स एंड डायनामिक हैजर्ड्स को हम क्या कर सकते हैं? अपने सिस्टम से रिमूव करा सकते हैं। कैसे हटाएंगे इसको? लिख लें इसमें बाय, अभी मैं एग्जांपल से और आपको क्लियर करूंगा, डोंट वरी। बाय एडिंग रिडंडेंट टर्म, बात करेंगे क्या होता है ये? बाय एडिंग रिडंडेंट टर्म, रिडंडेंट टर्म को इंक्लूड करके हम अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन में चाहें तो हैजर्ड्स फ्री सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं। क्लियर है? यानी कि अनडिजायर्ड चेंजेस को हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। और वो अनडिजायर्ड चेंजेस कौन से होने चाहिए? स्टैटिक एंड डायनामिक। अब देखिए असिंक्रोनस में क्या है कि फ्लिप फ्लॉप अलग अलग टाइम पे अगर ऑपरेट हो रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वहां पर ट्रांजिशन स्टेट्स बनी रहेंगी, यानी कि जो आउटपुट है वो पहले सपोज 0 बना हुआ था, फिर एकदम से 1 हो गया, फिर लॉन्ग टाइम तक वो 1 ही बना रहा। ओके, या फिर पहले से 1 बना हुआ था, एक स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए एकदम से 0 हुआ, फिर वो 1 हो गया। तो फ्लिप फ्लॉप में जब चीजें होंगी ये, यानी कि सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर ये जो चीजें होंगी एसेंशियल हैजर्ड्स, तो इसको रिमूव करना पॉसिबल नहीं है। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं यहां पर कैन नॉट पॉसिबल टू रिमूव, नॉट पॉसिबल टू रिमूव, ऐसे लिख सकते हैं, नॉट पॉसिबल टू रिमूव, यानी कि इनको आप नहीं हटा सकते। इनका नाम ही लिख रहा हूं, एसेंशियल, जरूरी है होना, है ना। ये हैजर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते सिस्टम से। चलिए अब यहां पर हम मेनली बात करेंगे स्टैटिक हैजर्ड्स के बारे में एज पर आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, तो स्टैटिक हैजर्ड्स में हम बात करते हैं दो तरह के हैजर्ड्स की। स्टैटिक हैजर्ड्स में हम बात करते हैं किसकी? दो तरह के हैजर्ड्स की। तो फर्स्ट वन वी से, स्क्रीन को आप लोग रोकें और इसको इत्मीनान से लिख लें। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टैटिक वन हैजर्ड, स्टैटिक वन, एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड स्टैटिक जीरो, स्टैटिक जीरो। स्टैटिक वन क्या है? इसका जो लॉजिक लेवल है वो हमेशा 1 ही है। क्या है? 1 है, बट वेरी स्मॉल इंटरवल टाइम के लिए एकदम से ये 0 हो जाएगा, फिर ये लॉजिक 1 पर आ जाएगा। इसे हम बोलते हैं स्टैटिक वन हैजर्ड, 1 0 1। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग कि स्टैटिक वन हैजर्ड में क्या हो रहा है? फॉर द लॉन्ग टाइम लॉजिक इज मेंटेन्ड एट द लॉजिक 1, स्टैटिक 1, और सर्किट के प्रोपेगेशन डिले या लॉजिक गेट के प्रोपेगेशन डिले की वजह से फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये 0 पर आएगा और फिर से क्या हो जाएगा? लॉजिक 1 पर पहुंच जाएगा। स्टैटिक जीरो में कहानी उल्टी है। मतलब क्या है? स्टैटिक जीरो में आप देखें तो जो लॉन्ग टर्म लॉजिक है वो 0 है, फॉर द टाइम बीइंग ये लॉजिक 1 पर आएगा और फिर से वापस लॉजिक 0 पर चला जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में अगर हम समझें इस बात को तो स्टैटिक वन में बोलते हैं कि आउटपुट रिमेन्स एट लॉजिक 1 फॉर द लॉन्ग टाइम, ओके, एंड सडनली ड्यू टू प्रोपेगेशन डिले इफ इनपुट चेंजेस then output for very short interval of times become logic 0। यानी कि आउटपुट जो है वो लॉन्ग टाइम तक लॉजिक 1 बना हुआ है, ओके, आगे भी लॉजिक 1 ही बना रहेगा, लेकिन जैसे ही आपने इनपुट में कुछ उठापटक की, कुछ चेंज किए, तो होगा क्या कि बहुत शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए 0 हो जाएगा और फिर से ये 1 हो जाएगा। अभी मैं स्टैटिक वन को ना एग्जांपल के थ्रू भी आपको समझा दूंगा तो आपको और क्लियरिटी इसमें आ जाएगी। सो डोंट वरी, जस्ट ध्यान से सुनिएगा आप। स्टैटिक जीरो का मतलब क्या है?
अरे इनके नाम से याद रह जाएंगे। होगा क्या, एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, इससे ज्यादा कोई इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, तो स्टैटिक जीरो का नाम क्या समझा रहा है हमें कि जीरो पर ये स्टैटिक है, बट फॉर द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम एक्सीडेंटली या इंटेंशनली अब आप जब लॉजिक वेरिएबल को चेंज कर देंगे तो हो सकता है कि थोड़े समय के लिए फिर से लॉजिक 1 पर पहुंच जाए और फिर वापस से 0 पर आ जाएगा। ओके, अब जरा मैं आपको थोड़ा सा इसको पहले डेफिनेशन इसकी लिख लें, आप एक बार लिखें डेफिनेशन स्टैटिक वन में लिखें। स्टैटिक वन, आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट is remains at logic 1 for a long time, but due to changes in the input variable for very short interval of time, it reaches at logic 0. After that it again becomes logic 1। यानी कि फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या होगा, लॉजिक 0 पर आएगा एकदम से, खट खट इस तरह से। ओके, और फिर उसके बाद ये पहुंच जाएगा लॉजिक 1 पर। इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल के थ्रू, अब इसमें डेफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है ना। इसमें क्या होगा, फॉर लॉन्ग टाइम ये बना हुआ है लॉजिक 0, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम ये क्या होगा, लॉजिक 1 पर आएगा और फिर से ये 0 पर पहुंच जाएगा। अब ऑब्वियस है कि स्टैटिक वन हैजर्ड्स आपसे पूछे कहां होगा, तो हम बोलेंगे एसओपी सर्किट्स में होगा, जिनमें सम ऑफ प्रोडक्ट को इंप्लीमेंट किया गया है उन सर्किट्स में ऐसा होगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि स्टैटिक वन है मतलब लॉजिक 1 आउटपुट है इसका। यानी कि हम बोल सकते हैं कि एंड और नेटवर्क में होगा, नैंड नेटवर्क में होगा, क्योंकि AB प्लस CD जो एक्सप्रेशन है वो किसका है, नैंड का है, एंड और का है। और ये किसमें होगा, POS एक्सप्रेशन में होगा। यानी कि ये हम लोग बात कर चुके हैं, नॉर या और एंड जिसको हम बोलते हैं, वो उसमें होगा स्टैटिक 0 हैजर्ड्स। जरा मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं। एक एग्जांपल मान लीजिए हमने अज्यूम किया, लेट्स टेक एन एग्जांपल। एक एक्सप्रेशन है हमारे पास, सपोज मैंने लिखा y इक्वल टू AB प्लस A बार C प्लस BC, ये एक्सप्रेशन है। ओके, अब इस एक्सप्रेशन में अगर मैं कौन सी थ्योरम अप्लाई कर दूं, कॉन्सेंसस थ्योरम को अप्लाई कर देता हूं, तो इसको लॉजिकली मैं किसके इक्वल लिख सकता हूं, वही 3 वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल कॉम्प्लीमेंटेड है, ईच वेरिएबल रिपीटेड एज ट्वाइस इन द पेयर। तो इसमें क्या करते हैं हम, BC वेरिएबल को हटा देंगे, क्या बचेगा आंसर, AB प्लस A बार C बचेगा। तो ये है इसका फॉर्म, उसको हमने मिनिमाइज करके ऐसे लिख दिया। तो ये दोनों लॉजिकली क्या है, एक दूसरे के करेक्ट है। और यहां पर इसे हम बोलते हैं, इस वेरिएबल को हम बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम रिडंडेंट टर्म। इस टर्म को क्या बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा रिडंडेंट टर्म। अब मैं आपको जरा सर्किट को, इसको रिडंडेंट टर्म को यूज करके और इसे हटा के दोनों से इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, फिर आप ऑब्जर्व करना कि कहां पर स्टैटिक वन हैजर्ड हट गया और कहां पर यह बना रहा। क्योंकि एसओपी फॉर्म है तो स्टैटिक वन हैजर्ड की बात करेंगे। पहले मैं लिख रहा हूं कौन सा सर्किट, जो हमने मिनिमाइज करके बनाया है वो क्या है, AB, ये इस तरह से लिखा आपने AB, A वेरिएबल B वेरिएबल यहां पे भेजा AB प्लस A बार C ये हो गया A, और यहां पर आएगा C, और इसका प्लस कर रहे हैं हम लोग तो ऑब्वियसली यहां पर आएगा एक और गेट।
ओके, अब लेट्स अज्यूम इस सर्किट के अंदर क्या मान लें हम, लेट्स अज्यूम अब कुछ ना कुछ वैल्यू तो माननी पड़ेगी जिसको हम जस्टिफाई करना चाह रहे हैं। हमने मान लिया कि b इक्वल टू 1 है और c इक्वल टू भी 1 है, और जो वैल्यू ऑफ a है वो 1 थी पहले, एकदम से किसी पॉइंट ऑफ टाइम t0 पर ये आ गई 0, यानी कि इस तरह से वेरिएबल a टाइम स्केल पर मैंने प्लॉट कर लिया। ओके, ये है क्योंकि हम क्या बोल रहे हैं, इनपुट वेरिएबल में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है ना, तभी हैजार्ड सम ऑब्जर्वेशन में आएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर जो b है उसकी वैल्यू 1 पर फिक्स कर दी है, c की वैल्यू मैंने 1 पर फिक्स कर दी है, और जो a की वैल्यू है उसमें मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूं। और अब यहां से मैं नोटिस करता हूं कि y का क्या होगा। तो a पहले से क्या बना हुआ है जरा बताओ। फॉर वेरी लॉन्ग टाइम a की वैल्यू क्या बनी हुई है, a की वैल्यू मेंटेन है किस पर, लॉजिक 1 पर मेंटेन है। ध्यान से सुना एक एक बात जो मैं बताते जा रहा हूं, आप बी फोकस्ड है, अदरवाइज चीजें आपको ऐसे लगेंगी कि क्या पता नहीं क्या डिस्कशन चल रहा है ना। तो ध्यान से सुना सारी चीजों की एक एक बात को। देखिए अब मैंने बोला इनिशियली a इक्वल टू 1 है, a इक्वल टू 1 है इनिशियली। जरा वैल्यूज को अप्लाई करके देखते हैं, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1, तो यहां पर क्या आएगा 1। ओके, a1 यहां पर हो गया कॉम्प्लीमेंट 0, ये 0 और ये 1 कंबाइन होंगे तो यहां पर क्या जनरेट होगा, ऑब्वियसली 0 जनरेट होगा। और गेट पर हम क्या भेजने वाले हैं, अब भेजने वाले हैं 1 एंड 0 का कॉम्बिनेशन। तो इससे आउटपुट क्या मिलेगा दोस्तों, इससे आउटपुट मिलेगा लॉजिक 1, यानी कि आउटपुट जब a बहुत पहले से, सदियों पहले से अगर लॉजिक 1 पर है तो आउटपुट भी मैं बोल सकता हूं सदियों से लॉजिक 1 पर चला आ रहा है। तो ये कहानी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कब तक, t इक्वल टू t0 तक, बहुत स्मूथ जिंदगी चल रही है। अब देखते हैं t0 पर जैसे ही लॉजिक स्विच कर गया a का 1 से 0 पर, पिक्चर के अंदर विलन आ चुका है। अब आपने 0 पर भेजा a की वैल्यू को, जैसे ही 0 होगा, अब मेरी बात ध्यान से सुना आप, जैसे ही 0 होगा तो एक लेवल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला इसका टीपीडी डिले है, इसका भी टीपीडी डिले है। अब ध्यान सुनना, दिस इज नाउ द क्रक्स ऑफ द डिस्कशन। तो ये जैसे आपने 0 पर भेजा तो ये 0 एक टीपीडी के बाद यहां पर क्या कर देगा, 0 कर देगा। एक टीपीडी के बाद ये यहां पर 1 होगा, समझना, अभी एक टीपीडी ही हुआ है जब तक ये 0 यहां पहुंच गया। ये 0 और ये 0 मिलके मिल गए और गेट को, तो एक और टीपीडी लग गया इसको 0 0 को पहुंचाने में, 1 से 0 करने में आउटपुट को। मेरी बात समझ में आई, 1 टीपीडी का टाइम लगा इसको यहां से यहां पहुंचने में, तब तक ये 0 यहां तक यहां पहुंच पाया, यहां 1 हो गया। अब एक और टीपीडी इसको लगेगा यहां से यहां पहुंचने में, तब तक ये 0 और ये 0 कंबाइंड होके उसी टाइम इंटरवल में, जब तक ये यहां पहुंचा तब तक ये 0 और ये 0 कंबाइंड होके यहां पर लॉजिक 0 हो गया। यानी कि अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमारा जो आउटपुट y है वो एक टीपीडी इंटरवल ऑफ टाइम तक क्या बना रहेगा, लॉजिक 0 बना रहेगा। और जैसे ही हमारा ये जो 0 1 यहां से एग्जीक्यूट होकर यहां पर आएगा, अब ये 0 1 कॉम्बिनेशन फिर से y को क्या कर देगा, 1, यानी कि फॉर अ इंटरवल ऑफ टाइम टीपीडी ये 0 लॉजिक पर आएगा और उसके बाद फिर से हो जाएगा लॉजिक 1। ये डेफिनेशन किसकी मैच कर रही है यहां पर, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक 1 हैजार्ड, क्योंकि फॉर अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज रीचेस एट द लॉजिक 0 एंड आफ्टर दैट इट अचीव्स इट्स ओरिजिनल लॉजिक व्हिच वाज लॉजिक 1। मेरा कहने का मतलब यह है कि a की वैल्यू से ओवरऑल सर्किट का जो रिस्पॉन्स है उसमें कोई चेंज नहीं आया, बट फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम आपने देखा कि आउटपुट के अंदर अनडिजायर्डली क्या हो गई, लॉजिक में स्विचिंग होगी। क्लियर है? सो दिस इज कॉल्ड स्टैटिक 1 हैजार्ड। अच्छा, ये मैंने ऑब्जर्व कर लिया। अब अगर मान लीजिए मैं किसी महान इंसान की बात मान लेता और ये जो बीसी टर्म है इसको नहीं हटाता, सपोज, यानी कि मैं अगर इस रिडंडेंट टर्म को इसमें इंक्लूड करके चलता, तब मैं हम ऑब्जर्व करता हूं कि आउटपुट हमारा y किस तरह से वहां पर ऑब्टेन होता। चलिए जरा समझते हैं अब इसको। सपोज दैट कि जो एक्सप्रेशन है हमारे पास उसमें से मैं रिडंडेंट टर्म को रिमूव नहीं करता, सपोज, तो क्या सर्किट था हमारे पास, इस तरह से ऑब्टेन हो रहा था, y इक्वल टू ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। चलिए मैं इसके लिए सर्किट लिख के दिखाता हूं पहले आपको। y इक्वल टू हमने क्या लिखा हुआ है, ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। सो चलिए सर्किट ड्रॉ करते हैं इसके लिए।
ए बी मतलब ये आएगा ए बी, ए बार सी यहां पर इस तरह से जनरेट होगा लाइक दिस, ए बी, ए बार सी, ओके, एंड बी सी। और इन तीनों के आउटपुट्स को हम कंबाइंड करेंगे और भेज देंगे कहां पर, और गेट पर। तो ये हमारा इंप्लीमेंटेशन हो गया किसका, वाई का। इतनी बात हमको समझ में आ गई। इट्स सिंपल लॉजिक सर्किट जो हमने इंप्लीमेंट कर लिया फॉर द गिवन लॉजिकल एक्सप्रेशन। सो फिर से हम उन्हीं कंडीशंस को यूज कर रहे हैं, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 और a की जो वैल्यू वेवफॉर्म में चेंज हो रही है वो। तो b की वैल्यू मैंने लिखी है 1, ओके, c की वैल्यू मैंने लिखी है 1, क्लियर है इतना। और a की वैल्यू हमारी इनिशियली है 1 पर, जैसा कि इसमें भी था, है ना। इनिशियली वैल्यू कितनी है 1 पर, बाद में कितना हो गया, 0 हो गया। अब जरा रियलाइज करते हैं कि आउटपुट का क्या होगा। इनिशियली a 1 है, जरा देखते हैं आउटपुट वेवफॉर्म को प्लॉट करके क्या होता है। जो y है वो फॉर द टाइम बीइंग, अब जब इनिशियली मैंने लॉजिक 1 डिफाइन किया यहां पर, तो ये 1 और b को हमने माना है 1 1 कॉम्बिनेशन से यहां पर आएगा 1, ये इसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेगा यहां से, ओके, यहां से इसका कॉम्प्लीमेंट जनरेट करेगा, c इक्वल टू 1 है ये, तो a बार c यहां पर आ जाएगा, a बार c यानी कि अगर हम लॉजिक के सेंस में बात कर रहे हैं अभी, तो यहां पर आएगा 0, और ये b इंटू सी इक्वल टू 1, तो यहां पर आउटपुट क्या आ गया हमारे पास, आउटपुट आ जाएगा सिंपली लॉजिक 1, ये आउटपुट आ गया। यानी कि अगर a बहुत पहले से 1 पर मेंटेन्ड है, तो जो y है वो भी क्या होगा, लॉजिक 1 पर मेंटेन रहेगा बहुत पहले से। अब t इक्वल टू टी नॉट इज द टाइम जहां पर a की वैल्यू अब एकदम से 0 हो गई। पहले कितना था, 1 था, अब ये एकदम से कितना हो गया, 0 हो गया। तो जैसे हमने देखा कि a इक्वल टू 0 हुआ, समझे जरा क्या होगा इसमें, देखना जरा। 1 TPD ऑफ टाइम 0 को यहां से यहां तक पहुंचने में लगेगा 1 होने में, ठीक है, ये जो कि पहले से 0 था यहां पर, अब ये 1 हो गया। लेकिन ये देखा तो ये भी एक टीपीडी में यहां से 1 से 0 हो जाएगा, 1 टीपीडी, एक ही लेवल पर है ये। उसी एक टीपीडी टाइम में अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो ऑलरेडी ये 1 है यहां पर, ये कितना है, 1 है, ये यहां पहुंच चुका है। तो 1 टीपीडी में ये क्रॉस कर जाएगा 1 इसको इन अ सिंगल टीपीडी, तो यहां पर लॉजिक 1 रहेगा। यानी कि अगर आप देखें t इज इक्वल टू टी नॉट के ऑनवर्ड्स, जब भी ये लॉजिक 0 हुआ उससे y को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि यहां पर अगर हम a इक्वल टू, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ा सा एक ओरिजिनल कंडीशन की बात करके चलूं, a इज इक्वल टू मैंने कुछ भी वैल्यू यहां पे आ रही है, b इक्वल टू c इक्वल टू 1 मैंने रखा, सपोज दैट, इस तरह से थोड़ा सिंपल फॉर्म में चलते हैं, देखिए कंफ्यूजन आपको नहीं होगा जिससे। देखिए मान लीजिए हमने यहां पर कंसीडर किया कि जो a की वैल्यू है वो कुछ भी हो, अब जैसे मान लीजिए मैंने b इक्वल टू 1, c इक्वल टू 1 लिया है, तो यहां पर a आ जा रहा है, तो यहां पर 1 डॉट a हो जाएगा, है ना, कुछ भी हो a की वैल्यू, यहां पर a बार है तो ये 1 डॉट a बार हो जाएगा, यहां पर 1 डॉट 1 1 हो जाएगा। तो यहां पर y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमको मिलेगी y इज इक्वल टू 1 प्लस ये a प्लस a बार, ये मिल गया। अब आप एक चीज देखें इसमें, ये 1 प्लस, अब a की वैल्यू शुरू में 0 थी, सॉरी शुरू में 1 थी a की वैल्यू, तो यहां से हमने देखा कि जब a की वैल्यू 1 है, जब a की वैल्यू कितनी 1 है, तो 1 प्लस 1 प्लस 0 बन रहा था, तब भी लॉजिक 1 आ रहा था, ये 1 चल रहा था बहुत देर से। अब जैसे ही a की वैल्यू 0 हो गई, तो ये जो y है वो क्या है जरा बताओ, 1 प्लस 0 प्लस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 0, यानी कि 1 प्लस 0 प्लस 1, यानी कि अभी भी लॉजिक कितना है 1, यानी कि इसमें आउटपुट 1 से 0 पर जाएगा ही नहीं। इसमें आप जैसे इसमें हमने नोटिस किया, जब हमने रिडंडेंट टर्म को हटा दिया तो आउटपुट एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम के लिए लॉजिक 0 पर पहुंच गया, फिर बाद में लॉजिक 1 पर पहुंच गया।
लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि हमने जो टर्म BC यहां पर इंक्लूड किया है, उस BC टर्म की वजह से ये लॉजिक हमेशा 1 मेंटेन है, जिससे 1 प्लस एनीथिंग, कुछ भी हो, ये 1 प्लस x जो भी हो, x प्लस y, तो आंसर क्या रहने वाला है? हमेशा 1 रहने वाला है। क्लियर है? तो हमने जब रिडंडेंट टर्म को इसमें इंक्लूड किया तो एट दैट टाइम हमने ऑब्जर्व किया कि जो स्टैटिक 1 हैजार्ड है वो इसमें से रिमूव हो गया। क्लियर है सभी को ये बात? चलिए अब एक एग्जांपल की बात कर लेते हैं। लेट्स सी द एग्जांपल। मिनिमाइज करना है इसको, f ऑफ ABC इज इक्वल टू सिग्मा m 1 2 3 6। मिनिमाइजेशन करना है हमको, 3 वेरिएबल के मैप बनेगा ऑब्वियसली इस तरह से। ये है A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, इस तरह से दिया गया इसमें। ओके, अब हमें यहां पर क्या करना है? सिंपल इनके टर्म्स को फिलअप करेंगे। तो वैल्यूज फिलअप किया आपने, 1 पर ही आएगा 1, यहां पर लॉजिक 1 है, ये 0 1 2 3, 2 ये है, 3 ये है, 4 5 6 एंड 7। ओके, तो ये 1 2 3 6 पर वैल्यू आपको दी गई है लॉजिक 1। क्लियर है इतना? अब हमें क्या करना है? यहां से सिंपल ट्राई करेंगे क्वाड बन जाए, ऑक्टेट बन जाए, पेयर बन जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ऑक्टेट की भी कोई संभावना तो है ही नहीं, चांस ही कोई नहीं है। लेकिन अगर हम क्वाड को ऑब्जर्व करें तो क्वाड भी नहीं बन रहा है। तो हम देखेंगे यहां पर एक पेयर ये मैंने बना दिया, एक पेयर ये मैंने बना दिया। तो ये पेयर बनाया तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बोलें क्या आंसर आएगा? B C बार, ये आंसर इस पेयर का आएगा। और अगर मैं इसको नोटिस करता हूं तो इस पेयर का आंसर क्या आएगा? जल्दी से बोलें। देखो यहां पर क्या चेंज नहीं हुआ है वो आंसर में आ जाता है पेयर में। इसमें B चेंज नहीं हुआ तो B आ गया, C चेंज नहीं हुआ तो C बार आ गया। इसमें क्या चेंज नहीं हुआ? एक तो A बार वही बना हुआ है, हॉरिजॉन्टल है ना, A बार बना हुआ है और C बना हुआ है, तो A बार C। ये इतना इसका आंसर आ चुका है। मतलब आंसर क्या है इसका? जल्दी से बोलें। A बार C प्लस B C बार। लेकिन अब हमारे दिमाग में एक बात आ सकती है, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूं। देखिए, हम बोल सकते हैं कि भाई इस पेयर फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम थी? ये भी एक पेयर फॉर्मेशन कर लिया। एक चीज समझें, क्योंकि हमने सारी सेल्स को कंबाइंड कर लिया है, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो कंबाइंड नहीं हुआ है अभी तक। इसमें एक भी सेल ऐसी नहीं बची जो कंबाइंड नहीं हुई है। मतलब अगर मैं इसको इंक्लूड करूं तब भी ये लॉजिकली सही है, और अगर नहीं इंक्लूड करूं, मतलब मैं सिर्फ इतना आंसर लिख दूं, तब भी ये क्या है? लॉजिकली ये करेक्ट है। इतना आंसर क्या है? बिल्कुल सही आंसर है हमारा, कोई जरूरत नहीं है आगे इसमें कुछ भी लिखने की। अब अगर चाहें तो आप इसको इंक्लूड कर लेते हैं। इंक्लूड करने पे जरा क्या आएगा बताओ? A बार B, A बार B आएगा। मतलब हमने आंसर क्या लिखेंगे हम? FABC इक्वल टू FABC इक्वल टू FABC इक्वल टू कितना आएगा? A बार C प्लस BC बार प्लस A बार B। लॉजिकली तो भैया ये भी करेक्ट है। दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है? डिफरेंस क्या है? ये है रिडंडेंट टर्म। अभी मैं जस्ट इससे पहले एक नोट पॉइंट की बात कर रहा था। तो रिडंडेंट टर्म अगर हम इंक्लूड करेंगे तो ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये एक्सप्रेशन होगा हैजार्ड्स फ्री। कैसा होगा ये? दिस एक्सप्रेशन इज फ्री फ्रॉम हैजार्ड्स। हैजार्ड्स फ्री। हैजार्ड्स क्या है? अनडिजायर्ड चेंजेस इन द आउटपुट ड्यू टू प्रोपगेशन डिले ऑफ द लॉजिक गेट्स। तो अगर आपको हैजार्ड्स फ्री डिजाइन करना है सर्किट को तो हम इस एक्सप्रेशन की बात करेंगे। तो अब मान लीजिए सिंपल 1 मार्क में क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम कर सकता है एग्जाम में, बोल सकता है कि भाई हैजार्ड फ्री सर्किट डिजाइन करके बताओ कैसा होगा। तो हैजार्ड फ्री कंडीशन की जब बात की जाएगी तब इस रिडंडेंट टर्म को क्या कर लिया जाएगा? इंक्लूड कर लिया जाएगा। और हैजार्ड्स की कोई बात नहीं है, तो मिनिमाइज्ड जो है वो ये है, ये सबसे ज्यादा मिनिमाइज्ड है। इससे मिनिमाइज्ड नहीं मिलेगा ये, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है, तो नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, तो ऑब्वियस है कि इससे प्रॉपर्ली मिनिमाइज्ड अपर वन है। जो मैंने ग्रीन से लिखा है दैट इज मिनिमाइज्ड फॉर्म, जो व्हाइट से लिखा है दैट इज हैजार्ड्स फ्री फॉर्म। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।